तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने चार्ज और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बच्चों जो ये टॉपिक है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ये भी इंट्रोडक्शन में ही आता है, बहुत बेसिक टॉपिक है और इस टॉपिक से आप लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो देखते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तीन तरीके से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों ये तीन मेथड है यहां पे। तो हमें समझ में आ गया कि अगर मैं किसी बॉडी पे चार्ज लेके आ रहा हूं तो उस बॉडी के अंदर चार्ज लाने के तीन मेथड है। फर्स्ट वन फ्रिक्शन, सेकंड वन कंडक्शन, थर्ड वन इंडक्शन। जनरली बच्चों से अगर मैं कभी भी चार्ज के बारे में पूछता हूं तो बच्चे एक ही आंसर देते हैं कि सर इंडक्शन मेथड है, उसके थ्रू चार्ज आ जाता है। जबकि हम लोग भूल जाते हैं कि इंडक्शन के साथ साथ फ्रिक्शन भी है और उस फ्रिक्शन के साथ साथ कंडक्शन भी है। बच्चों तो हमें पता होना चाहिए चार्जिंग के लिए कितने मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। वन बाय वन करके तीनों देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बच्चों जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है गिलास रोड। गिलास रोड और उसके साथ साथ सिल्क क्लॉथ या फिर वूल, ऊन। बच्चों सिंपल तो है यार, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल है सबसे फेमस। क्या है फेमस एग्जांपल? गिलास रोड और सिल्क क्लॉथ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को इस टॉपिक में, टेंशन मत लेना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है? गिलास रोड, गिलास रोड लिया मैंने और उसके साथ किसको लिया? सिल्क क्लॉथ को। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को उसका मतलब? ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को क्या किया बच्चों इस मेथड में? किसके थ्रू? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रब करना पड़ेगा, तो इसको रब किया। रब करने के बाद क्या होगा बच्चों? रब करने के बाद क्या होगा? जब भी मैं किसी दो चीजों को मैं रब करता हूं आपस में इस तरीके से या कैसे भी करके, तो एक मटेरियल से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे मटेरियल के पास कुछ एलिमेंट्स या कुछ पार्टिकल, प्रॉपर वर्ड पार्टिकल लोगे आप या मैटर बोलोगे, कुछ पार्टिकल कुछ मैटर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर? जब भी आप रब करोगे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या होगा? पहले वाले से दूसरे वाले में या फिर दूसरे वाले से पहले वाले में कुछ पार्टिकल ट्रांसफर होंगे। तो यहां पे क्या हुआ? रबिंग करने के बाद ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। बहुत बढ़िया, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। बच्चों ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं तो डेट मींस क्या होगा? गिलास रोड पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा और उसके साथ साथ सिल्क क्लॉथ पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वन बाय वन करके देखते क्या होगा। अब गिलास रोड से जब हमने चेक किया कि पहले पॉइंट तो ये है कि गिलास रोड से ट्रांसफर हुए सिल्क क्लॉथ से, तो जो वो ट्रांसफर हुए वो कहां से हुए? वो ट्रांसफर हुए गिलास रोड से। गिलास रोड से क्या हुआ? पार्टिकल कुछ इस तरीके से कि पहले एक पार्टिकल गया फिर दूसरा पार्टिकल गया और ऐसे ही करके सो ऑन। तो पार्टिकल ट्रांसफर होने शुरू हुए गिलास रोड से सिल्क क्लॉथ पे। तो जब ये पार्टिकल ट्रांसफर होंगे तो यहां पे गिलास रोड एक्वायर वन काइंड ऑफ चार्ज, एक्वायर वन काइंड ऑफ चार्ज। और सिल्क क्लॉथ पे कुछ चीजें चली गई नहीं तो ये एक्वायर another kind of charge, acquire another kind of charge, acquire another kind of charge। बच्चों यहां से कुछ पार्टिकल वहां पे ट्रांसफर हो गए तो गिलास रोड पे कोई एक तरीके का चार्ज होगा, सिल्क क्लॉथ पे चले गए तो उस पे कोई और से तरीके का चार्ज होगा। फाइनली जब चेक किया गया कि वो कौन सा पार्टिकल था तो उस पार्टिकल का क्या नाम आया? उस पार्टिकल को चेक किया गया तो उस पार्टिकल के बारे में पता लगा कि वो पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन।
वो पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन। और जब सिल्क क्लॉथ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, दैट मींस ये कौन से टाइप का चार्ज एक्वायर करता है, निगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। और इस पे से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे चले गए, तो इस पे कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है बच्चों की ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसा क्या हुआ, क्यों? एक्चुअली में उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं, फटाफट से देखते हैं कि ग्लास रोड देख लेते हैं। ग्लास रोड, जी हाँ, इसको ग्लास रोड का सीन देखते हैं। ग्लास रोड पे लेट अस सपोज 50 पार्टिकल थे, 50 पार्टिकल, जिसमें से 25 इलेक्ट्रॉन और 25 प्रोटॉन। अब वो 25 इलेक्ट्रॉन में से धीरे धीरे करके पहले 24 हुए, 24, फिर 23, फिर 22, तो बच्चों फिर फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो उस पे इलेक्ट्रॉन, तो जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो तो बचा ही नहीं, कौन बचा, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई जब इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए तो ग्लास रोड ने जो एक्वायर किया, कौन सा चार्ज एक्वायर किया, पॉजिटिव। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, सिल्क क्लॉथ पे। तो सिल्क क्लॉथ पे क्या ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर बच्चों? दैट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दैट इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्लास रोड से ही सिल्क क्लॉथ पे जा रहे हैं, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पे, भाई अपोजिट क्यों नहीं हो रहा, सिल्क से ग्लास पे क्यों नहीं जा रहे? तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, सोचो, बाद में आंसर चेक करना ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक्चुअली में जो ग्लास रोड के अंदर पार्टिकल का बॉन्ड था, केमिस्ट्री में आप लोग बॉन्ड पढ़ते हो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो जो बॉन्ड होते हैं ग्लास रोड पे, जो बॉन्ड थे वो वीक थे एज कंपैरिजन टू सिल्क क्लॉथ। बच्चों जो अंदर पार्टिकल्स थे उसमें जो बॉन्डिंग थी ग्लास रोड के मैटर के अंदर, जो बॉन्डिंग थी वो वीक थी एज कंपैरिजन टू सिल्क क्लॉथ। दैट्स व्हाई ग्लास रोड से पार्टिकल ब्रेक होना शुरू हुए, अलग अलग होना शुरू हुए, और वो ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ में चले गए। इज इट क्लियर? चलो तो बच्चों ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड बच्चों जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर प्रोसेस है वो है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बच्चों कंडक्शन के अंदर नाम से पता चल रहा है कंडक्शन कब पॉसिबल है, जब दो कंडक्टर मटेरियल हो। तो अगर मैं एक कंडक्टर ये लेता हूं, दूसरा कंडक्टर मैं ये लेता हूं, आप लोगों को जब चार्जिंग बाय कंडक्शन खत्म हो जाएगा तो इसमें एक ट्विस्ट बताऊंगा जो आप लोग सोचोगे और फील होगा कि हाँ सच में हमें ये वीडियोस देखनी चाहिए। देखते हैं अभी पहले ए और बी चार्जिंग बाय कंडक्शन में देखते हैं। एक कंडक्टर ए हो गया, कंडक्टर बी हो गया। आयरन के मान लो, कॉपर के मान लो, किसी भी जो भी कंडक्शन प्रोसेस में आ जाता हो काम, कंडक्टर मटेरियल हो गया वो ले लेते हैं हम लोग। तो ए और बी, ए पे लेट अस सपोज 10 कूलम चार्ज है, प्लस 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 प्लस। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में जैसे ही मैं इस ए को बी के कांटेक्ट में लेके आऊंगा, ये ए है ये बी है और इस बार क्या हो गया कांटेक्ट में आ गए, तो अब ये प्लस 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 ए के साथ साथ बी पे भी फैल जाएगा, ए प्लस प्लस ए के साथ साथ बी पे भी फैल जाएगा बच्चों। देन क्वेश्चन राइज हुआ क्या 10 कूलम 10 कूलम हम लोगों ने जो कंसीडर किया था वो 10 कूलम अब भी 10 कूलम ही है ए पे, नहीं, वो 10 कूलम अब 5 कूलम में चेंज हो चुका है और बी पे क्या हुआ वो भी 5 कूलम चार्ज में चेंज हो चुका है। एक्चुअली में बच्चों जब कंडक्शन हुआ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, यहां पे क्या हुआ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 5 कूलम इसके पास 5 कूलम इसके पास, सेम साइज के थे ये, यहां पे साइज भी कैसा था सेम साइज, सेम साइज। तो बच्चों 5 कूलम उसके पास 5 कूलम उसके पास, दैट इज द प्रोसेस चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर मटेरियल के साथ टच में लेके आते हैं, उससे क्या होगा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए पे जो चार्ज था वो बी पे भी चला जाएगा और दोनों पे इक्वल इक्वल Q/2 सेम साइज के थे, सेम डायमेंशन के थे बच्चों यहां पे। अच्छा ट्विस्ट की बात की थी, ट्विस्ट देखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट ए कंडक्टर को बी कंडक्टर के साथ, मेरे हाथ में कंडक्टर ए है और दूसरे हाथ में मेरा कंडक्टर बी है, देखो बताता हूं एक सेकंड वेट।
बच्चों जो ये मार्कर है वो कंडक्टर ए है और जो डस्टर है ये कंडक्टर बी। मेरे हाथ में कंडक्टर ए है जिसके पास 10 कूलम, मेरे हाथ में ये कंडक्टर बी है जिसके पास फिर से ये न्यूट्रल है। अब बच्चों जब मैं ए और बी को मैं अपने हाथ में रख के, कंडक्टर को अपने हाथ में रख के इनको टच में कांटेक्ट में लेके आऊंगा, इसमें यही तो हमें फील हो रहा है। पर बच्चों आप लोगों को एक चीज सोचनी चाहिए, कंडक्टर और हाथ, जो हमारा हाथ है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ये भी क्या करती है, चार्ज को फ्लो कराती है, चार्ज को कंडक्ट होने को देती है अपनी बॉडी से। That means अगर यहाँ पे इन पॉजिटिव चार्ज की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते, इन पॉजिटिव चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते, तो पॉसिबल है ही नहीं कभी भी कि आप अपने हाथ से कंडक्टर को पकड़ो, उसके पास चार्ज है बच्चों, वो चार्ज आपकी बॉडी में फ्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ को पास हो जाएगा। दैट मीन यहां से क्या की पॉइंट निकल के आया कि जब आप कंडक्शन प्रोसेस यूज करोगे तो ए पे भी एक स्टैंड होना चाहिए। कैसा स्टैंड? इंसुलेटर का। कैसा स्टैंड? इंसुलेटर का। इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक ले लो, लकड़ी ले लो, वुड ले लो, और बी पे भी स्टैंड होना चाहिए। और ये स्टैंड, इन स्टैंड को पकड़ के हम लोगों को एक प्रोसेस लाना है, मतलब इस मार्कर के ऊपर भी एक नीचे स्टैंड होगा, इस डस्टर के ऊपर नीचे भी स्टैंड होगा, तब मैं इनको स्टैंड के थ्रू पकड़ के कांटेक्ट में लेके आऊंगा। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, हाँ सर कि मैं अपने हाथ में कंडक्टर रखूंगा, दूसरे कंडक्टर रखूंगा, कंडक्शन प्रोसेस कर दूंगा। अबे गधे, कैसे पॉसिबल है? चार्ज तो फ्लो हो गया बॉडी के अंदर और बॉडी से अर्थ में, तो हमें ये छोटे छोटे की पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन आई होप कि आप लोगों से अच्छे से आ गया। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, कमेंट करो वहां पे और मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। क्लियर? या फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर इंपॉर्टेंट डाउट हुआ तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट जो है, तो बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन में होगा क्या? इंडक्शन नाम से पता लग रहा है, इंडक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें आप बिना कांटेक्ट के चार्ज को ट्रांसफर करोगे। क्योंकि यहाँ इंडक्शन बात की गई है चार्ज के लिए, चार्ज ट्रांसफर। अगर इंडक्शन की बात की जाए एनर्जी को लेके, बच्चों आई रिपीट, इंडक्शन की बात की जाए एनर्जी को लेके, तो वहां एनर्जी ट्रांसफर होगी बिना कांटेक्ट में लाए। दैट मींस हमें हमेशा रटना नहीं है। देखो फिजिक्स में यही अच्छी बात है कि आप रटोगे तो गड़बड़ होगी, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो इंडक्शन का मतलब है ट्रांसफर होना। चार्ज की बात हुई तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, एनर्जी की बात हुई तो एनर्जी भी ट्रांसफर होती है बच्चों। हाँ पॉसिबल है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। जैसे जैसे टॉपिक आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन, दैट मींस एक चार्जिंग बॉडी है, अगेन यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया है मैंने। ये क्या है? इंसुलेटर। ये इंसुलेटर और ये चार्जिंग बॉडी, और चार्जिंग बॉडी है ये। अच्छा बच्चों ये जो चार्जिंग बॉडी है, नाम लिख दिया मैंने चार्जिंग बॉडी, एक्चुअल में न्यूट्रल है। चार्जिंग इसलिए लिखा कि हाँ इसका चार्ज जा सकता है, पर ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक लोहे की रोड ले लो यार अपने हाथ में, वो कौन सी चार्जिंग बॉडी मैंने क्या दिया? तो चार्जिंग बॉडी का थोड़ा कि चार्ज करंट मार दिया, वो न्यूट्रल है अपने आप में। लोहे की बॉडी जब तक उसका आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, तो ये एक चार्जिंग बॉडी जो कि न्यूट्रल है। हाँ अब जो मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूं मैं, इसके पास चार्ज है प्लस 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 प्लस, इसके पास चार्ज है। एग्जांपल ले लेते हैं 5 कूलम, एग्जांपल ले लेते हैं 5 कूलम। बच्चों जब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस चार्जिंग बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आऊंगा, तो जब मैं इसको इसके पास लेके आया, नियर लेके आया मैं इसके, तो क्या होगा? ये प्लस का 5 कूलम यहाँ पे, ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी तक प्लस माइनस का छेड़छाड़ हुई नहीं, बट अब क्या होगा? प्लस के 5 कूलम यहाँ पे माइनस के 5 कूलम को अट्रैक्ट कर लेगा, ये माइनस के 5 कूलम को अट्रैक्ट कर लेगा, और उसका मतलब यहाँ पे प्लस के 5 कूलम इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। यही तो हो रहा है बच्चों, इसी को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 की पॉइंट है, वो आप लोग देख लेना कौन कौन से हैं। देखो पहली चीज कि यहाँ पे 5 कूलम चार्ज था, तो इस पे भी 5 कूलम चार्ज, इधर माइनस का और इधर प्लस का। देख लो बच्चों अभी भी ये न्यूट्रल ही है। यहाँ पे आप लोगों को फील हुआ कि ये माइनस का 5 कूलम यहाँ पे आया, तो इधर भी प्लस के 5 कूलम। दैट मींस पहले भी न्यूट्रल था और अब भी न्यूट्रल है। बस क्या होगा? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस के 5 कूलम ले गया, उस वजह से यहाँ पे माइनस के 5 कूलम आ गया, और उधर प्लस के 5, उधर प्लस के 5 आने का क्या मतलब है? असल में बच्चों ये यहाँ का हिस्सा न्यूट्रल था, पर क्या हुआ? इस प्लस के 5 कूलम ने उधर के इलेक्ट्रॉन को भी इधर अट्रैक्ट कर लिया, तो ऑलरेडी
उसी वजह से यहाँ पे +5 कूलम अपने आप आ गया और यहाँ पे -5 कूलम हो गया। क्लियर? तो पहला की पॉइंट क्या है कि क्या ये प्रोसेस एकदम से हो जाता है? हाँ, एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि 10-20 साल लग रहे हैं। अच्छा, बच्चों की भी शादी हो गई, बाकी के एग्जाम देने थे तुम लोगों को इस साल, और तब जाके इसके अंदर करंट आया, चार्ज आया। नहीं बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है साथ के साथ। दूसरी चीज क्या है? इस जो यहाँ पे चार्ज था इस ऑब्जेक्ट के पास, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, जो इस ऑब्जेक्ट के पास था जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ऑब्जेक्ट के पास मैं लिख देता हूं, जो चार्ज है वो कौन सा है? इंड्यूसिंग चार्ज। और जो न्यूट्रल बॉडी पे आया, न्यूट्रल बॉडी पे आया, उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस चार्ज। उसको क्या बोलते हैं मैंने? इंड्यूस चार्ज। तो बच्चों यहां पे अगर 5 कूलम इंड्यूसिंग चार्ज था, तो यहां पे इंड्यूस चार्ज भी 5 कूलम हुआ। दैट मींस इंड्यूसिंग चार्ज इज इक्वल टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूसिंग मतलब जो चार्ज वहां पे जिसको आप लोग यूज कर रहे हो इज इक्वल टू इंड्यूस चार्ज। दैट मींस जो वहां पे बना, तो जिसको यूज किया और जो बाद में बना, दोनों के दोनों इक्वल है। ये इंड्यूसिंग है, ये इंड्यूस है। क्लियर बच्चों? ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। तो यहां पे हमें समझ में आया। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करना है इस बॉडी पे, तो मैं क्या करूंगा? समझ गए? बहुत बढ़िया यार, ग्रेट, तुम लोग हो ग्रेट। देखो क्या करना है, एकदम से अर्थ यूज कर लो। अर्थिंग यूज कर ली, अर्थिंग यूज की तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? अर्थ के अंदर। तो इस रोड का अब जो नया डायग्राम बनेगा अर्थिंग यूज करने के बाद, वो कैसा बनेगा? इस पे सिर्फ पूरे के पूरे पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कितना? 5 कूलम का। कब? जब आपने इसको अर्थिंग कर दिया। क्लियर बच्चों? ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो चार्जिंग बाय, पहले हमने पढ़ा इसमें चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में पहले क्या पढ़ा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देन कंडक्शन, देन इंडक्शन। बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा, कभी कभी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से बनता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके गए, फिर तीसरे के पास लेके गए, फिर तीसरे को पहले के पास लेके गए, मतलब आपस में घुमा दिया, उनको कांटेक्ट में ले गया और फाइनली फिर चार्ज पूछ लिया। पहले तक शुरू में चार्ज बता दिया वो 5, 7, 10, 50 कूलम। उसके बाद फाइनल पोजीशन पे पूछा कितना कितना चार्ज बचा। तो बच्चों ये आप लोग कर पाओगे? अगर नहीं हो पाया इस टाइप का न्यूमेरिकल तो कमेंट सेक्शन में फिर से मैसेज करो, फिर से कमेंट करो। क्लियर? अच्छा बच्चों, चलो जब यहां तक कर ही लिया, इसके अंदर एक पॉइंट और देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती बच्चों, आप लोग बताओ यार, कि ये चार्ज पता कैसे चलता है? हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इनका मास है 9.1 into 10⁻31, 9.1 into 10⁻31 kg। दैट मींस बहुत छोटा है यार, ये तो बहुत बहुत छोटा। और एक सुई की नोक पे कई लाख इलेक्ट्रॉन होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो जब इतने छोटे इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता कैसे चल रहा है? साइंटिस्ट क्या 10-20 चश्मे लगाए? मेरे चश्मे से तो दिखता नहीं मुझे कि कहां इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हुए, क्या हो रहा है ये सीन। तो बच्चों इसका आंसर है, अरे सोचो, वीडियो को फिर से पॉज करो, सोचो कैसे पॉसिबल है। ठीक, चलो मैं आंसर देता हूं। इसका आंसर है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होती है, ये डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, ये डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, और हमें पता चल जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ हुई, कि वो ट्रांसफर हुआ, वो ज्यादा हो गया, वो कम हो गया। अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी भाई, पता ही नहीं चलेगा। देख तो हम सकते नहीं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो किसके थ्रू डिटेक्ट करा? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बच्चों। तो बच्चों इसमें एक और पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि सर ये 5 कूलम चार्ज क्रिएट हुआ, क्या ये लाइफ टाइम रहेगा इसके पास? दैट मींस नहीं रहेगा बच्चों। यहां पे समझ में आया हमें कि जो ये इंड्यूस चार्ज है, ये कब तक स्टे करेगा? स्टे करेगा इंड्यूस चार्ज कब तक? जब तक कि इंड्यूसिंग चार्ज रहेगा वहां पे, जब तक कि इंड्यूसिंग चार्ज उसके पास रहेगा। दैट मींस जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को हटाया,
तो एकदम से वो पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एकदम से पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब तक इंड्यूस चार्ज के पास रहेगा तब तक ही इंड्यूस चार्ज वहां पे स्टे करेगा। तो साइमल्टेनियसली प्रोसेस होगा, आप उसको हटाओ एकदम से न्यूट्रल। क्लियर? तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है जो चार्ज की, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता होना चाहिए। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो 11th का तो पॉसिबल नहीं रिपीट करना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, जैसे यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, Q4, Q5, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 चार्ज रखे हुए इन पॉइंट पे। तो अगर मैं इस A पॉइंट पे कहूं कि टोटल चार्ज क्या होगा, तो एडिटिव प्रॉपर्टी उसकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके जो हम आंसर देंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके मैं जो Q नेट बताऊंगा, Q नेट चार्ज वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। दैट मींस चार्ज की कैसी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या सीन है। बच्चों अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो अबे यार कुछ आता हो या ना आता हो, पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर बच्चे से आती है कि सर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो सबको पता है, बचपन से यही रटा रहता है कि कुछ पता हो या ना पता हो, पर ये जरूर पता है। तो सेम ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में थोड़ा सा अंतर है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये मत बोल देना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल लेंगे। यहाँ पे यही है कि कंजर्व रहता है चार्ज, कि आप ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते ना आप इसको प्रोड्यूस कर सकते, बस क्या है, कंजर्व रहता है वो चार्ज। अब देखो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे मैंने किसी एक प्रोसेस के थ्रू 2 कूलम्ब चार्ज लेके आया मैं, और दूसरे प्रोसेस के थ्रू मैं यहाँ पे 3 कूलम्ब चार्ज, और फिर से मैंने यहाँ पे प्रोसेस लगाया कुछ न्यू, और मैंने कहा कि अब बताओ चार्ज कितना होगा। तो बच्चों चार्ज कंजर्व रहता है, दैट मींस अब भी कितना चार्ज रहेगा इसके पास, 5 कूलम्ब। अब भी कितना चार्ज रहेगा इसके पास, 5 कूलम्ब, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है। तो आप लोग क्या लिखोगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोगों को वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने एलिमेंट्री चार्ज समझा दिया था। एलिमेंट्री चार्ज क्या होगा, बेसिक चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, जो एक प्रोटॉन पे या फिर इलेक्ट्रॉन पे होता है। बस प्रोटॉन पे हुआ तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे हुआ तो निगेटिव, वैल्यू तो सेम ही है। तो यहाँ पे अच्छा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर एग्जाम में आता है तो आप ये ही एज इट इज लिख के आओगे बच्चों। आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर के साथ साथ प्रॉपर नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एलिमेंट्री चार्ज समझ में आया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अगर प्रोटॉन की बात हुई तो प्लस का साइन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो इसकी वैल्यू के सामने माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपको पता है ये वाली लाइन, असल में मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता सकता था, पर मैं यहाँ पे मेरा मोटो है कि आप लोगों को समझ में आए क्या रीजन है उसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। तो इसलिए मैंने सब कुछ लिखा आप लोगों के लिए। सिंस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैटर, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही चार्ज पार्टिकल है जो मैटर को बना रहे हैं। बच्चों सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। ये कुछ इस तरीके से आप एक घर का एग्जांपल लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। घर के अंदर ईंट, बच्चों ब्रिक्स, ब्रिक्स एक ऐसे पार्टिकल है, हम लोग मान के चलते हैं, अबे तोड़ना नहीं है ब्रिक्स को, एक परफेक्ट ब्रिक लेके चलनी है, कि ब्रिक्स ऐसी है जो घर को बना रही है। कैसे भाई, ब्रिक्स वॉल बना रही है, वॉल आपका रूम बना रही है और रूम आपका घर बना रही है। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या हुआ, ब्रिक्स। तो सेम ऐसे ही अगर मैं टोटल घर की बात करूं तो आप लोग क्या कहोगे कि 1 ब्रिक इंटू 500, 1000, 20,000 जितनी ब्रिक लगी होगी तो 20,000 ब्रिक्स हो गई।
तो सेम ऐसे ही यहां पे बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ओनली चार्ज पार्टिकल जो कंस्टिट्यूटिंग अ मैटर, ये ऐसे पार्टिकल है जो मैटर को बना रहे हैं, और ये बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। मैथमेटिकली कैसे होता होगा इसको, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेयर Q इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन द बॉडी, जो नेट चार्ज है बॉडी पे, n क्या है, इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और e क्या है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 into 10 to minus 19, इट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं। बच्चों ये न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट 1 इज रब विद ऑब्जेक्ट 2, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट को रब किया गया, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल तो हुआ, इतना हमें बेसिक समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट को रब करने का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, बहुत अच्छी बात है। एंड फाउंड टू हैव, और पाया गया नेगेटिव चार्ज 3 into 10 to the minus 7। तो बच्चों जब इस क्वेश्चन का ये मतलब है, जब आपने एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 के साथ रब किया गया तो वहां पे नेगेटिव चार्ज मिला 3 into 10 to the minus 7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर ट्रांसफर, कॉमन सी बात है बच्चों, जब रब किया जाएगा तो कुछ ना कुछ पार्टिकल ट्रांसफर होंगे, वो पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब ये पूछना चाह रहे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि चार्ज कभी आधा पौना सवा तो होता नहीं, 1.5 2.5 इस तरीके से थोड़ी वैल्यू होती है। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। तो टोटल चार्ज कितना है, चार्ज हमें समझ में आया, Q कितना है, 3 into 10 to the minus 7, ये लिखा हुआ है, जो चार्ज है यहाँ पे 3 into 10 to the minus 7 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डोंट नो, और ये तो फाइंड करना है जो ट्रांसफर हुए, और E हमें पता है ये कितना होता है, 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमें पता ही है Q इक्वल टू ME, Q इक्वल टू ME। टोटल चार्ज कितना था यहाँ पे, 3 into 10 to the minus 7 यार, n कितना है फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the minus 19। तो n की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 3 into 10 to the minus 7 अपॉन 1.6 into 10 to the minus 19, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको सोल्व करोगे 3 अपॉन 1.6 10 to the minus 19 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो जब बच्चों 3 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1.87 इंटू 10 to पावर कितना होगा 12। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे तो 1.87 आ रही है ना, 1.87 मैंने बताया था इंटीजर वैल्यू होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं हमेशा इंटीजर होगा, ये तो 1.87 आ गया, दैट मींस गलत है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज गलत हो गया ना फिर इसके अकॉर्डिंग। नहीं बच्चों ये गलत नहीं है, आप ध्यान से देखो, n इक्वल टू आ रहा है 1.87 इंटू 10 to power 12, यही तो आ रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 187 इंटू 10 to the power 10। क्या ये इंटीजर वैल्यू है, नहीं है ना, दैट मींस सही आंसर है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तब जाके इतना चार्ज आया। क्लियर बच्चों? बच्चों यहां पे एक नोट है, वो नोट देखते हैं। अब नोट ये है कि हम लोगों ने देखा चार्ज के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो टोटल चार्ज होगा वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलके उस चार्ज को बनाते हैं। तो जनरली एक कूलम चार्ज, भाई चार्ज यूनिट क्या है, चार्ज यूनिट क्या है, कूलम। तो 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको चेक करते हैं आज, कि 1 कूलम जो चार्ज है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स मिलके बना रहे हैं। तो चेक करते हैं, Q की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 1, स्मॉल लिख लो कैपिटल लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n मुझे पता नहीं, और E की वैल्यू है 1.6 into 10 to the minus 19, ये भी कूलम और ये भी कूलम। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 इक्वल टू n into 1.6 into 10 to the minus 19। अब ये 1 अपॉन 1.6 into 10 to the minus 19 हो जाएगा बच्चों n की वैल्यू, और ये 19 ऊपर जाके प्लस के 19 बन जाएगा। और जब मैं 1 अपॉन 1.6 को सोल्व करूंगा तो आएगा 0.625 into 10 to the power 19,
और जब इसको सही फॉर्म में लिखोगे 6.25 into 10 to power 18 इक्वल टू m। दैट मींस बच्चों समझ रहे हो आप क्या पता लगा, यहां पे पता लग रहा है n की वैल्यू आ रही है 6.25 into 10 to power 18। क्या समझ में आया बच्चों? अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो बहुत बड़ा कंक्लूजन मिल रहा है। हम लोग इन चीजों को इग्नोर करके चलते हैं, दैट्स व्हाई हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते, बस रटके रखते हैं। तो समझ में आया कि एक कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए 10 to the power 18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उसका भी 6 टाइम ज्यादा। 10, 20, 50, 100 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, 1000, 10,000, लाख, करोड़ की जरूरत नहीं है बच्चों। 10 to the power 18 समझ लो, इतनी तो मुझे काउंटिंग भी नहीं आ पा रही कि कितनी वैल्यू होगी बच्चों। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब चार्ज बनाने, दैट मींस 1 कूलम्ब चार्ज अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होगी। दैट्स व्हाई अगर आप लोग कभी प्रैक्टिकली चेक करते हो, जितने भी न्यूमेरिकल चेक करोगे सबके अंदर 1 माइक्रो कूलम्ब या 1 नैनो कूलम्ब ये लिखा हुआ रहता है। 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब। माइक्रो का मतलब बच्चों 10 to the power -6, नैनो का मतलब 10 to the power -9। अच्छा मिली का भी चलो बता देता हूं, मिली का मतलब होता है 10 to the power -3। तो ये इतनी वैल्यू लिखी जाती है क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ा है। प्रैक्टिकली 1 कूलम्ब चार्ज बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लियर?